दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजा और उसके 7 बेटों की कहानी सुनाऊंगी। कैसे राजा के छोटे बेटे की किस्मत में एक बंदरिया लिखी थी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही प्रतापी और प्रभावशाली था। राजा न्याय बहुत अच्छा करता था। लोग उसके न्याय से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। उसके नगर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। राजा के 7 बेटे थे। राजा सबसे बराबर प्यार करता था। राजा अपने 7 बेटों के लिए एक समान की पोशाक बनवाता था और सबको एक समान भत्ते भी देता था। राजा जो कोई भी चीज मंगवाता सबके लिए एक समान ही मंगवाता। राजा धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। वह सोचने लगा कि अब वह अपने बेटों का विवाह कर दे। घर में बहुएं आ जाएंगी और अपने बड़े बेटे को राजा बना देगा। उसके बाद वह चैन से आराम कर सकेगा। राजा ने अपने सभी बेटों के लिए अलग अलग महल बनवा दिए। सारे महल एक जैसे बनवाए। महल की साज सज्जा सब एक जैसी थी। कोई भी सामान ऐसा ना था कि किसी महल में वह सामान अलग से हो। सारे महल एक जैसे ही थे। अगर आप एक महल में घूम लें तो यह मान लो कि सारे महल में घूम लिया है। इसके बाद राजा ने अपने 7 राजकुमारों के लिए एक समान सुंदरता और प्रभावशाली वाली 7 बहुएं खोजने के लिए सारे देश में अपने राजदूत भेज दिए। राजा के संदेशवाहकों ने हर जगह की यात्रा की। कई राजकुमारियां देखी जो कि बहुत सुंदर और निपुण थी, परंतु 7 बहुएं एक समान हों यह संभव कैसे हो सकता था। राजा के राजदूत वापस लौट आए और उन्होंने राजा को सारी बातें बता दी। अब राजा बहुत दुखी और निराश हो गया। वह सोचने लगा कि वह अपने जीते जी अपनी बहुओं को शायद ना देख पाएगा। वह अपने बेटों के लिए एक समान बहुएं चाहता था। दिन बीतते गए। राजा का कहीं भी मन ना लगता था। वह दुखी सा पूरे महल में इधर उधर घूमता रहता था। अपने राजा को इतना दुखी देखकर मंत्रियों ने एक योजना बनाई और कहने लगे, हम अपने राजा को ऐसे नहीं देख सकते। एक दिन राजा का मंत्री उसके पास गया और बोलने लगा, महाराज, आप इतना मायूस ना हो। हमने एक तरकीब निकाली है। यह तो सत्य है कि 7 पुत्रों जैसी मुकम्मल 7 बहुएं खोजना असंभव है। हमें किस्मत पर भरोसा करना चाहिए और फिर शायद हमें सही बहुएं मिल जाएं। मंत्री ने अपनी योजना के बारे में राजा को सब कुछ बताया। राजा उसकी योजना से सहमत हो गया। फिर मंत्री ने राजकुमारों को अपनी योजना बताई और इसके लिए राजकुमारों को भी सहमत कर लिया। इसके बाद मंत्री अपने साथ 7 राजकुमारों को किले के सबसे ऊपर ले गया, जहां से पूरे शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र भी दिखाई देते थे। मंत्री ने राजकुमारों के सामने 7 धनुष और 7 तीर रख दिए और कहने लगा, आप जिस दिशा में चाहें उस दिशा में तीर छोड़ने के लिए आजाद हैं और जिस दिशा में वह तीर गिरेगा आपको उस लड़की के साथ
विवाह करना होगा, चाहे वह राजकुमारी हो या फिर एक किसान की बेटी। राजकुमारों ने इस बात पर सहमति जताई। सबसे पहले बड़े राजकुमार ने तीर और बाण उठाया। उसने एक दिशा में अपनी तीर छोड़ दी। इसके बाद एक एक करके सभी राजकुमारों ने एक एक दिशा में तीर को फेंक दिया। सभी राजकुमारों के तीर प्रसिद्ध और अत्यंत प्रतिष्ठित परिवारों में जा गिरे, परंतु सबसे छोटे राजकुमार द्वारा छोड़ा गया तीर शहर की सीमा से बाहर चला गया था और दृष्टि से ओझल हो गया था। नौकर तीर की तलाश में सभी दिशाओं में दौड़ पड़े और एक लंबी खोज के बाद उसे एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ की शाखा में गड़ा हुआ पाया गया, जिसके ऊपर एक बंदरिया बैठी थी। बंदरिया को देखकर सभी बहुत हैरान हो गए और मन में सोचने लगे, क्या राजा का बेटा इस बंदरिया के साथ विवाह करेगा? नौकर उस तीर को लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और सारी बातें राजा को बताई। राजा यह बात सुनकर बहुत हैरान हो गया और उसे पछतावा होने लगा कि उसने इस योजना को सहमति ही क्यों दी थी। क्या अब मेरा बेटा उस बंदरिया से विवाह करेगा? राजा और उसके मंत्री एक बैठक की और एक फैसला किया कि सबसे छोटे राजकुमार को तीर के साथ एक और अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन हर किसी को चकित करते हुए राजकुमार ने दूसरा अवसर लेने से इनकार कर दिया। छोटा राजकुमार कहने लगा, पिताजी, मेरे भाग्य में यह बंदरिया ही लिखी थी। मुझे दूसरा मौका नहीं चाहिए। यह तो आपके फैसले के खिलाफ होगा। मैं शिकायत नहीं करता। उसने कहा, मेरे भाइयों को अच्छी और सुंदर पत्नियां मिली हैं, यह उनका सौभाग्य है। लेकिन मुझे अपनी कसम तोड़ने के लिए मत कहो। मैंने तीर चलाने के समय कसम खाई थी कि जिस भी दिशा में मेरा तीर जाएगा और यह तीर जहां जाकर गिरेगा, मैं उसी के साथ विवाह कर लूंगा। मैं जानता हूं कि मैं बंदरिया से विवाह नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अब कभी विवाह नहीं करूंगा। इसकी बजाय मैं उस बंदरिया को घर ले आऊंगा और एक पालतू की तरह उसकी देखभाल करूंगा। इसके बाद वह छोटा राजकुमार शहर के बाहर उसी बरगद के पेड़ के पास गया और वहां से उस बंदरिया को अपने साथ ले आया। 6 भाग्यशाली राजकुमारों ने खूब धूमधाम से अपना विवाह किया। शहर में प्रकाश और आतिशबाजी से जश्न मनाया गया। सड़क पर संगीत एवं नृत्य हुए। लोगों ने अपने घरों को आम और केलों के पत्तों से सजाया था। पूरे शहर में खुशी का माहौल था, सिवाय सबसे छोटे बेटे के घर में, जो कि बहुत अकेला और दुखी था। उसने अपनी बंदरिया के गले में एक हीरे का पट्टा डाल दिया था और उसे मखमल की गद्दी पर बैठाया करता था। राजकुमार ने कहा, ए बंदरिया, आज आज इस खुशी के दिन तुम भी उतनी ही अकेली हो जितना मैं हूं। लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दूंगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? राजकुमार ने उसके सामने स्वादिष्ट आम का एक कटोरा रख दिया और उसे खाने के लिए राजी किया। वह बंदरिया से बातें करने लगा और अधिकतर समय उसके साथ बिताने लगा। कुछ लोग यह सब देखकर छोटे राजकुमार को जिद्दी और मूर्ख कहने लगे। लोग सोचते कि वह पागल हो गया है, एक बंदरिया को अपने साथ रख लिया है और विवाह न करने की कसम खा ली है। भला ऐसा भी होता है
कि कोई इंसान एक बंदरिया के साथ अपना जीवन बिता दे। राजा मन ही मन सोचने लगा कि वह अपने बेटे को एक बार विवाह के लिए राजी करेगा। राजा ने अपने मंत्रियों और बेटों के साथ एक चर्चा की। राजकुमार को फिर से होश में लाने और किसी उपयुक्त परिवार में उसका विवाह करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने का निर्णय किया। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार ने अपने पिता और भाइयों की सलाह को इनकार कर दिया और कहने लगा, मैंने वचन दिया था और मेरा वचन पहाड़ की तरह अटल है। इसीलिए कृपया करके आप लोग यह जिद छोड़ दीजिए और मैं नहीं चाहता कि आगे से इस विषय पर कोई चर्चा हो। मैं इस बंदैया के साथ अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगा। यह मेरी किस्मत में लिखी थी और किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। महीनों गुजर गए पर राजकुमार ने अपना फैसला नहीं बदला। वह बंदरिया के साथ बैठकर बातें करता, कहीं से भी घूमकर आता तो उसे सारी बातें बताता, उसके साथ बैठकर खाना खाता, मानो कोई इंसान उसके साथ में है। वह उस बंदरिया को लेकर अक्सर बाग में टहलता रहता था और उसके साथ बातें करता था। धीरे धीरे उसका लगाव उस बंदरिया के प्रति और अधिक बढ़ गया। अंत में राजा ने 7 राजकुमारों की एक बैठक बुलाई और कहा, मेरे बेटों, मैंने तुम लोगों को अपने जीवन में बहुत खुश रहते हुए देखा है। और फिर अपने सबसे छोटे बेटे से कहने लगा, बेटा, तुम्हारे नसीब में एक बंदरिया थी। तुमने उसी को अपना जीवन साथी मानकर उसके साथ जीना सीख लिया है। तुम उसके साथ बहुत खुश लगते हो, यह मैंने देखा है। एक पिता की खुशी अपने बेटे बेटियों की खुशी में होती है। इसलिए मैं अपनी बहुओं से मिलना चाहता हूँ, उनको उपहार देना चाहता हूँ। सबसे बड़े बेटे ने तुरंत अपने पिता को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। इसके बाद एक एक करके सभी बेटों ने अपने पिता को अपने अपने घरों पर निमंत्रण के लिए आमंत्रित कर दिया। राजा ने अपने 7 बेटों के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। सबसे पहले राजा अपने सबसे बड़े बेटे के यहाँ गया। राजा के बेटे ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। राजा की बड़ी बहू ने राजा का मान सम्मान किया और अपने पास बैठाया। राजा यह सब देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी बहू को कीमती जवाहरात और महंगी पोशाकें उपहार में दी। इसके बाद राजा एक एक करके सारे बेटों के यहाँ गया और अपनी बहुओं को उपहार और महंगे वस्त्र दिलाए। फिर अंत में सबसे छोटे बेटे की बारी आई। सबसे छोटा राजकुमार बहुत परेशान हुआ। वह उस घर में अपने पिता को कैसे बुला सकता था जिसमें वह एक बंदरिया के साथ रहता था। वह जानता था कि उसकी बंदरिया इलाके की अनेक बड़ी बड़ी महिलाओं से अधिक सौम्य और प्रिय है और वह इस बात पर दृढ़ था कि वह उसे छुपाएगा नहीं, जैसे वह कोई शर्मिंदगी होने वाली चीज हो। बाग में उसके साथ टहलते हुए उसने कहा, मुझे अब क्या करना चाहिए मेरी दोस्त? काश परेशानी की घड़ी में मुझे आराम राहत देने के लिए तुम्हारे पास जुबान भी होती। राजकुमार उससे कहने लगा, मेरे सभी भाइयों ने पिताजी को अपने घर आमंत्रित किया है और पिताजी सभी के घर गए थे और अपनी बहुओं से मिलकर आए हैं। जब पिताजी मेरे घर आएंगे तो मैं तुम्हें उनके सामने पेश करूंगा
तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इससे पहले वह राजकुमार जब भी बंदरिया से बात करता, वह चुपचाप उसे देखती रहती और कोई इशारा ना करती। परंतु आज उस बंदरिया ने कुछ इशारे में राजकुमार से कहना चाहा। वह अपने पंजे से कुछ संकेत कर रही थी। जब राजकुमार ने उसकी ओर देखा तो उसके हाथ में मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा था और वह उससे लेने के लिए कह रही थी। राजकुमार ने उससे वह टूटा हुआ टुकड़ा ले लिया। उस पर सुंदर जनाना हस्तलेख में ये शब्द लिखे हुए थे, चिंता ना करें राजकुमार, उस स्थान पर जाएं जहां आपने मुझे पाया था। मिट्टी के बर्तन के इस टुकड़े को बरगद के पेड़ के खोखले तने में फेंक देना और किसी जवाब की प्रतीक्षा करना। इतना पढ़कर वह राजकुमार थोड़ा हिचकिचाया और फिर सोचने लगा कि बंदरिया की बात मानने से उसकी समस्या और ज्यादा तो बिगड़ने वाली नहीं। चलो चलकर देख ही लेता हूँ। और वैसे भी यह इतने दिनों से मेरे साथ रह रही है और आज यह मुझसे कुछ कहना चाह रही है। हो सकता है यह जो कह रही हो वह सत्य है। राजकुमार ने उस मिट्टी के टुकड़े को उठाया और वह शहर के बाहर गया और बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वह सैकड़ों साल पुराना एक बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं, जड़ें एक विस्तृत गोल घेरे में फैली हुई थी और उसके पत्ते छोटे छोटे कुंजों का निर्माण कर रहे थे। उसका तना अंदर से खोखला था, लेकिन बहुत बड़ा और मोटा था। उसके पास जाकर राजकुमार ने मिट्टी के बर्तन का वह टुकड़ा पेड़ के खोखले तने में फेंक दिया और यह देखने के लिए इंतजार करने लगा कि आगे क्या होता है। कुछ देर तक तो वह वहीं पर रुका रहा और इंतजार करता रहा। उसे कोई जवाब ना मिला। वह सोचने लगा, वह उस बंदरिया की बात मानी ही क्यों थी। इतनी दूर शहर के बाहर आना पड़ा और यहाँ पर कुछ ना मिला। इतना सोचकर वह वहां से जाने लगा कि उसने अचानक से देखा कि हरे रंग की पोशाक पहने एक सुंदर लड़की तनी से निकलकर बाहर आई और राजकुमार से अपने पीछे आने के लिए कहा। उसने राजकुमार को बताया उसकी राजकुमारी परियों की रानी उससे मिलना चाहती है। राजकुमार उस लड़के की बात मानकर उस पेड़ पर चढ़ गया और तने के खोखले में प्रवेश कर लिया और थोड़ी देर अंधेरे में टटोल टटोल कर चलने के बाद अचानक उसकी आंखें चौंधा गई। वह एक सुंदर से बगीचे में पहुंच गया और अंत में एक आकर्षक महल बना हुआ दिखा। ऊंचे ऊंचे सूरजमुखी के फूलों से बाग की सीमा बनी हुई थी। फूलों के बीच में एक मधुर सुगंध वाली जलधारा बह रही थी और जलधारा के तले में कंकड़ों की जगह माणिक, हीरे व नीलम थे। यहाँ तक कि इस दुनिया में फैला प्रकाश भी उसकी दुनिया से ज्यादा गर्म और मृदु था। उसे सोने की सीढ़ियों से चांदी के एक फव्वारे के पीछे एक इंद्रधनुषी सीपियों से बने महल के द्वारों में से ले जाया गया। वह राजकुमार बहुत आश्चर्यचकित था। उसने ऐसा नजारा अपने जीवन में कभी ना देखा था। वह एक राजा का बेटा था। बचपन से राजकुमारों वाली जिंदगी जी है, पर उसने अपने जीवन में कभी ऐसा ना देखा था। जो नजारा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, उसे ऐसा लग रहा था
मानो वह किसी स्वर्ग में घूम रहा हो। फिर उसे एक कमरे में ले जाया गया। उस कमरे का वैभव परियों की उस राजकुमारी के अतुल्य सौंदर्य के आगे फीका पड़ गया था, जो उसके सामने खड़ी थी। उस राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, मैं आपका संदेश जानती हूँ, आप चिंतित ना हों, लेकिन घर जाएं और कल शाम को अपने पिता महाराज तथा अन्य शाही मेहमानों के स्वागत की तैयारी करें। मेरे सेवक सब कुछ संभाल लेंगे। राजकुमार वहां से चला आया। अगली सुबह जब राजकुमार अपने महल में जागा तो एक अद्भुत नजारा उसकी आंखों के सामने था। उसका महल जैसे एक नए जीवन से भर गया था। उसके बाग आम, पपीता, अनार और आड़ू के फलदार पेड़ों से भरे हुए थे। पेड़ों की छाया में स्टालें लगी थी, जिस पर फल, मिठाइयाँ, इत्र और शरबत उपलब्ध थे। बच्चे लॉन में खेल रहे थे और पुरुष व स्त्रियां संगीत सुन रहे थे। चारों तरफ फूल खिले हुए थे। उसके महल का नजारा देखने लायक हो गया था। राजकुमार को यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। वह उठ के खड़ा हुआ और अपनी आंखों को मींचते हुए फिर ध्यान से देखा, तो उसने देखा यह कोई सपना ना था, यह तो एक हकीकत थी जो उसके सामने सपने जैसी लग रही थी। राजकुमार ने जो देखा वह तो हक्का बक्का रह गया था। तभी एक सेवक उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, राजा अपने दरबारियों के साथ पधार रहे हैं। राजकुमार उनकी अगवानी के लिए दरवाजे पर गया और उन्हें स्वागत कक्ष में लेकर आ गया। स्वागत कक्ष बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया था और वहां पर भोजन परोसा गया। उसके बाद हर किसी ने राजकुमार द्वारा चुनी गई साथी को देखने का जोर दिया। हर किसी ने यह सोचा था कि इतने शानदार भोज के बाद बंदरिया को देखना एक मजेदार मनोरंजन होगा। अब राजकुमार मन ही मन बहुत परेशान था कि इतना सब कुछ तो उसने बहुत आसानी से संभाल लिया है, परंतु अब वह बंदरिया को सबके सामने कैसे लेकर आए। राजकुमार इस बात को टाल रहा था और लोगों को बातों में उलझाकर रखा हुआ था। राजा मन ही मन इस बात को समझ रहे थे, क्योंकि वह एक पिता भी थे। वह बेटे के दर्द को अच्छी तरह से समझ रहा था, परंतु मेहमानों के सामने वह कुछ बोल ना पाया। कुछ देर बाद सभी मेहमानों ने छोटे राजकुमार से जोर देकर कहा कि अब तुम अपनी पत्नी से मिलवाओ, हम सब उसी से मिलने के लिए आए हैं। राजकुमार उदास मन से बंदरिया की तलाश में अपने कमरे में गया। उसे उस उपहास से डर लग रहा था जो उसके सामने होने वाला था। राजकुमार ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। उसके कमरे में इतनी रोशनी थी मानो वह अंधा ही हो गया हो। कमरे के बीचों बीच में सिंहासन पर वही राजकुमारी बैठी हुई थी जिससे वह बरगद के पेड़ के अंदर मिला था। राजकुमारी ने कहा, आइए राजकुमार। राजकुमार राजकुमारी को देखकर बहुत हैरान रह गया और कहने लगा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तब राजकुमारी कहने लगी, राजकुमार, पिछली बार मैंने आपको अपने महल में देखा था, तब से मैं आपको भूल ना पाई हूँ। आपका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता है।
अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकती हूँ। मैंने बंदरिया को दूर भेज दिया है और आपको अपने हाथ की पेशकश करने के लिए आई हूँ। यह सुनकर कि उसकी पालतू बंदरिया यहाँ से चली गई है, उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े और उसने गुस्से में उस राजकुमारी से कहा, तुमने मेरी बंदरिया को कहाँ भेज दिया है? यह तुमने क्या कर दिया है? तुम्हारी सुंदरता मेरी मित्र की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती है। मेरे दिल में उस बंदरिया के लिए जो जगह है वह तुम कभी नहीं ले सकती हो। तुम मुझे मेरी बंदरिया ला कर दो। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ। तब वह राजकुमारी कहने लगी, बाहर सारे मेहमान बैठे हैं, भला तुम उस बंदरिया को सबके सामने कैसे लेकर जाओगे? तब राजकुमार कहने लगा, कुछ भी हो, परंतु तुम मुझे मेरी बंदरिया लौटा दो। राजकुमारी मुस्कुराते हुए कहने लगी, अगर मेरा सौंदर्य आपको प्रभावित नहीं करता है तो मेरे आभार के कारण आपको मेरा हाथ थाम लेना चाहिए। और देखिए, आपके पिताजी और भाइयों के लिए मैंने इतना सारा परिश्रम किया है, इतनी सारी तैयारियां की हैं। आपको मेरा एहसान मानना चाहिए और आप मेरे पति बन जाइए। दुनिया की सारी दौलत आपके कदमों में होगी। राजकुमार को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, मैंने यह सब तुमसे करने के लिए नहीं कहा था और ना ही मैं यह जानता हूँ कि मुझे मेरी बंदरिया से महरूम करने के पीछे क्या चाल है। उसे मेरे पास वापस लाओ, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, परंतु मेरी बंदरिया मुझे लौटा दो। इतना सुनकर वह राजकुमारी मुस्कुराते हुए सिंहासन से नीचे उतर आई और राजकुमार का हाथ पकड़कर बड़ी प्रेम और सम्मान के साथ बोली, आप मुझ में अपने मित्र और साथी को देखिए। मैंने आपके विश्वास और निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही बंदरिया का रूप रखा था। मैं बंदरिया नहीं हूँ, मैं एक राजकुमारी हूँ। तब वह राजकुमार कहने लगा, तुम मेरे साथ छल कर रही हो। तुम मेरी बंदरिया मुझे लौटा दो, मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान चुकाऊंगा। फिर वह राजकुमारी राजकुमार को कमरे के एक कोने में लेकर गई और बोली, देखिए, मेरी बंदरिया की खाल यहाँ पर पड़ी हुई है। मैं एक राजकुमारी हूँ, ना कि बंदरिया। मैंने सिर्फ आपकी परीक्षा लेने के लिए बंदरिया का रूप धारण किया था। राजकुमार ने देखा कि कमरे में एक कोने में बंदरिया की खाल पड़ी हुई थी। राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने राजकुमारी को गले से लगा लिया। राजकुमार राजकुमारी का हाथ पकड़कर मेहमानों के सामने लेकर गया। जैसे ही राजा और बाकी के मेहमानों ने उस राजकुमारी को देखा तो उठ खड़े हुए, क्योंकि मेहमान तो उस बंदरिया को देखने का इंतजार कर रहे थे और राजकुमार का मजाक उड़ाना चाहते थे। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ और फिर राजकुमार ने अपने पिता को सारी बातें बताई। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह हमेशा अपने छोटे बेटे को लेकर चिंतित रहता था, परंतु आज उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी, क्योंकि अब उसका छोटा बेटा भी अपने गृहस्थ जीवन को जी सकता था। राजकुमारी की सुंदरता को देखकर सभी लोग बहुत हैरान थे। वे राजकुमारी की प्रशंसा करने लगे और राजकुमार को बधाइयां देने लगे। राजा ने अपनी नई पुत्रवधू को अनेक उपहार दिए और जल्दी ही पूरे इलाके में लोग राजकुमार और उसकी
सुंदर राजकुमारी की प्रशंसा करने लगे। छोटा राजकुमार भी अपने सभी भाइयों की तरह अपने गृहस्थ जीवन को जीने लगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।